आज हम लोग इतिहास के एक टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं, वैदिक सभ्यता। तो एक सभ्यता हम लोग पढ़ चुके थे, सिंधु घाटी की सभ्यता, या दूसरी सभ्यता है वैदिक सभ्यता। तो अगर इतिहास की बात की जाए ना, तो भारतीय इतिहास में सभ्यताओं का जो दौर चला है वह उल्टा चला है, लगभग उल्टा ही चला है। जैसे कि हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल था वह 2300 बीसी से 1750 बीसी के आसपास था, जबकि वैदिक सभ्यता का जो काल है वह 1500 बीसी से प्रारंभ होता है। तो इतिहास में ये जो काल, सभ्यताओं का जो काल चला है वो लगभग उल्टे क्रम में दिया हुआ है, जो ही सही है। तो आज हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इस सभ्यता से एक ना एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वह बीपीएससी टाइप का एग्जाम हो, बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, किसी भी एग्जाम में इस सभ्यता के बारे में क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि बहुत नए नए महत्वपूर्ण तथ्य इसमें दिए गए हैं। तो अगर आपको अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं इस सभ्यता के बारे में। तो वैदिक सभ्यता इसके नाम से ही आधारित है कि ये वेदों पे आधारित होगा। वैदिक सभ्यता जो था वह वेदों के ऊपर आधारित था। और अगर वेद की बात की जाए तो हमारे इतिहास में 4 प्रकार के वेद रहे हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो वेदों के बारे में भी इस सभ्यता के अंतर्गत पढ़ना है। अब तो अभी हम देखते हैं वैदिक सभ्यता होता क्या। तो चूंकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मध्य एशिया से आर्य जब भारत आए थे तो उन्होंने इस सभ्यता का निर्माण किया था। तो इस सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया उस समय। एक भाग कहलाता है ऋग्वैदिक काल और एक भाग कहलाता है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को ही हम लोग पूर्व वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। तो ऋग्वैदिक काल का जो काल रहा है वह 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में रहा है। इस बात को ध्यान में रखना है कि वैदिक काल को 2 भागों में बांटे हैं, एक ऋग्वैदिक काल है, एक उत्तर वैदिक काल है। ऋग्वैदिक काल का जो समय रहा है वो 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में रहा है, जबकि उत्तर वैदिक काल की चर्चा की जाए तो वह 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच में इसका काल निर्धारित किया गया है। अभी बात करते हैं कि ऋग्वैदिक काल जो था, जैसे कि वेद 4 प्रकार के थे, तो ऋग्वैदिक काल जो था वो ऋग्वेद पे आधारित था, जबकि उत्तर वैदिक काल में हम लोग 3 अन्य वेदों के बारे में पढ़ते हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में। तो ऋग्वेद में केवल ऋग्वेद की विशेषताओं का चर्चा किया गया है, जबकि उत्तर वैदिक काल में अन्य 3 वेदों के बारे में या अन्य 3 वेदों पर आधारित है। तो ऋग्वैदिक काल की कुछ विशेषताएं हैं क्या, कि सबसे पहली बात, वैदिक शब्द का जो विकास हुआ था वह वेद से हुआ था और जिसका अर्थ होता है ज्ञान। इतिहास में यह बोला गया क्या, जिनको वेदों की जानकारी है वो बहुत बड़े ज्ञानी कहलाते हैं, ज्ञानी बड़े पंडित कहलाते हैं। तो वेद का मतलब होता है ज्ञान, वेद का जो अर्थ होता था वह ज्ञान कहलाता है। जबकि इसके जो निर्माता थे वो निर्माता आर्य थे। चूंकि हम लोग अभी चर्चा कर चुके हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए थे और ये भारत में आकर इसका निर्माण किए थे, वैदिक सभ्यता का निर्माण किए थे आर्य। तो इनके निर्माता आर्य हैं और आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। और यह भी श्रेष्ठ किस रूप में, तो भाषा के रूप में, ना कि जाति के रूप में। जिनकी भाषा बहुत अच्छी हुआ करती थी, भाषा में श्रेष्ठता पाई जाती थी, उन्हें आर्य कहा गया और इनका अर्थ भी श्रेष्ठ होता है। अभी इसकी विचारधारा को देखते हैं। तो कुछ अलग अलग इतिहासकारों का इस सभ्यता के बारे में अलग अलग विशेषताएं रही हैं। तो एक इतिहासकार हुए थे मैक्स मूलर, जिनके मत को बहुत ज़्यादा प्रधानता दी गई है इतिहास में इस सभ्यता के बारे में। तो मैक्स मूलर के अनुसार आर्य जो थे वो मध्य एशिया से भारत आए थे, मध्य एशिया के निवासी थे और मध्य एशिया से भारत में आकर और इस सभ्यता का निर्माण किए थे। तो इस मत को बहुत ज़्यादा मात्रा में इस मत की प्रधानता बहुत ज़्यादा है इतिहास में, तो इसी मत को ज़्यादा ध्यान देना है। एक दूसरे इतिहासकार हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। इन्होंने बोला था क्या, कि आल्स पर्वत जो यूरेशिया में है, अब यूरेशिया का मतलब होता है यूरोप और एशिया के मध्य का जो स्थान है उसको यूरेशिया कहते हैं। वहाँ पे आल्स पर्वत है, उसी आल्स पर्वत से कुछ लोग चलकर भारत आए और यहाँ पे आकर इस सभ्यता का निर्माण किए थे। चूँकि ये अंदाज़ा इसलिए लगाया गया है क्योंकि आल्स पर्वत पे जो लोग रहा करते थे उनकी सभ्यता
यहाँ वैदिक सभ्यता से काफ़ी ज़्यादा उन दोनों की सभ्यताओं में काफ़ी ज़्यादा समानता पाई जाती है। इसीलिए यह अनुमान लगाया गया कि आल्स पर्वत के लोग वहाँ से उठ के भारत में आए और वैदिक सभ्यता का निर्माण करके गए। एक और थे, इनके बारे में आपको पता होगा, बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने बोला था कि वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे वो आर्कटिक पर्वत के लोग थे। आर्कटिक पर्वत पे जो लोग रहा करते थे वो यहाँ पे आकर और वैदिक सभ्यता का निर्माण किए थे। एक और स्वामी दयानंद सरस्वती, इनके बारे में हम लोग भारतीय इतिहास में जानते हैं। इनकी एक अहम भूमिका रही है भारतीय इतिहास में। ये बहुत बड़े समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं भारतीय इतिहास में। तो इन्होंने अपनी मत दी थी कि आर्य जो आए थे वो तिब्बत से आए थे, तिब्बत के लोग यहाँ आए थे और उन्होंने वैदिक सभ्यता के बारे में, वैदिक सभ्यता का निर्माण किया था भारत में। तो सबसे ज़्यादा मत मैक्स मूलर और उनके बाद डॉक्टर संपूर्णानंद के बारे में बताया गया, क्योंकि मैक्स मूलर बोले थे आर्य मध्य एशिया से आए थे और ये आल्स पर्वत जो है वो भी मध्य एशिया का ही एक हिस्सा कहलाता है। तो इनके मतों की ज़्यादा विशेषताएं दी गई हैं। तो ये तो विचारधारा था, अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग विचारधारा इस सभ्यता के बारे में। अब इस सभ्यता के बारे में अलग अलग स्रोतों से अलग अलग प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो क्या जानकारी है? तो दो प्रकार के स्रोत दिए गए हैं। एक स्रोत है पुरातात्विक स्रोत और एक स्रोत है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के बारे में आप जानते हैं कि पुरातात्विक स्रोत एक ऐसा स्रोत है जिसका लिखित वर्णन तो है लेकिन उसको ठीक तरीके से पढ़कर समझा नहीं गया। तो पुरातात्विक स्रोत से भी इसकी जानकारियाँ मिलती हैं। और साहित्यिक स्रोत का मतलब होता है जिसका लिखित वर्णन भी है और उसके बारे में हम लोग, इसका लिखित वर्णन जो है वो किताबों में, वेदों में अलग अलग प्रकार से हम लोगों को प्राप्त होता है, उसको समझते भी हैं, पढ़ते भी हैं। तो दो प्रकार के स्रोत दिए हुए हैं इसकी जानकारी के बारे में, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। अभी बात करते हैं, ऐसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्रोत साहित्यिक स्रोत को माना जाता है। तो पुरातात्विक स्रोत के आधार पे एक अभिलेख था बोगस गई अभिलेख, जो 1400 बीसी के आसपास इसका निर्माण, इसकी खोज हुई थी 1400 बीसी के आसपास। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि बोगसगोई अभिलेख का जो उत्खनन हुआ था वो किस काल में, किस समय हुआ था? तो ये 1400 बीसी के आसपास हुआ था। तो ये एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से आता है एग्जाम में। अभी इस अभिलेख के आधार पर 4 देवताओं के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य, इन सब का उल्लेख इस अभिलेख में किया गया है। इन्हीं चारों के आधार पर इनकी विशेषता होने के कारण ही इस अभिलेख की अत्यधिक विशेषता पाई जाती है, जिसके कारण से यह विशेष अभिलेख कहलाता है और इससे एग्जाम में क्वेश्चंस लड़ते हैं। तो इस अभिलेख में 4 देवताओं का वर्णन किया गया है। अभी वैदिक सभ्यता के लोगों के बारे में यह कहा गया है कि वैदिक सभ्यता के लोग जो थे वो मिट्टी के बर्तन को बनाया करते थे। और मिट्टी के, तो यहाँ से एक पॉइंट और निकलता है कि मिट्टी के बर्तन, जब पूर्व वैदिक काल में हम लोग मिट्टी के बर्तन का निर्माण करते थे तो उसको गौड़िक मृदभांड कहा जाता था। पूर्व वैदिक काल में जब मिट्टी के बर्तनों का निर्माण करते थे वो गौड़िक मृदभांड कहलाता था, जबकि उत्तर वैदिक काल में इसी मिट्टी के बर्तन को हम लोग चित्रित धूसर मृदभांड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव के तहत आता है कि पूर्व वैदिक काल में मिट्टी के बर्तन को किस नाम से जाना जाता है और उत्तर वैदिक काल में उसी मिट्टी के बर्तन को किस नाम से जाना जाता है। तो ये तो एक छोटा सा वर्णन था। अभी हम लोग बात देखते हैं साहित्यिक स्रोत का। तो चूंकि पुरातात्विक स्रोत ज़्यादा मात्रा में नहीं पढ़ना है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये नहीं रखता है, इसमें इसकी कुछ मात्रा, जैसे कि बोगसगोई अभिलेख किस समय उसका उत्खनन हुआ, मिट्टी के बर्तन का निर्माण पूर्व वैदिक काल में हुआ तो क्या कहलाया, उत्तर वैदिक काल में हुआ तो क्या कहलाया, इन सारे टॉपिक को माइंड मेकअप करके रखना है जिससे ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। अभी हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोत के बारे में। तो साहित्यिक स्रोत के बारे में क्या है? साहित्यिक स्रोत के आधार पर 4 प्रकार के वेदों का निर्माण किया गया था और इन्हीं 4 प्रकार के वेदों की विशेषताओं का वर्णन किया गया है, जिसमें से ऋग्वेद है, मुख्य रूप से ऋग्वेद, और फिर सामवेद, यजुर्वेद और यहाँ अर्थववेद के बारे में बताया गया है। तो इसके अलावे वैदिक सभ्यता के और भी वीडियोस आएंगे जिसमें इन सब के बारे में अच्छी तरीके से उसका वर्णन मिलेगा। तो अभी हम लोग एक
निश्चित रूप से एक छोटे से पार्ट्स को देखते हैं जिसमें मुख्य रूप से क्या क्या पढ़ना है। तो ऋग्वेद के दौरान, ऋग्वेद के अनुसार यह सबसे पुराना वेद था। हम भारत में यह सबसे पुराना वेद कहलाता है, जिसके संकलन करता थे कृष्ण द्वैपायन और वेद व्यास। मुख्य रूप से वेद व्यास को माना जाता है, लेकिन कृष्ण द्वैपायन भी इसके संकलन करता थे। इन दोनों के सहयोग से ही ऋग्वेद का संकलन हो पाया था, और यह सबसे पुराना वेद में से एक, सबसे पुराना वेद ही है। अभी क्या करते हैं, इसमें 10 मंडल हैं। मंडल का मतलब होता है लेसन, जिसको पाठ बोल सकते हैं, अध्याय। तो इसमें कुल मिला के ऋग्वेद में 10 अध्याय हैं, जिसमें 1028 सूक्त मतलब मंत्र दिया हुआ है, मंत्र उच्चारण करने के लिए। तो 10 अध्याय और कुल मिला के 1028 मंत्र दिए गए हैं। यहाँ से भी ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि ऋग्वेद को कितने मंडलों में बांटा गया है, या फिर उसमें कितने मंत्र पाए जाते हैं। तो 10 मंडल इसके हैं, और इसमें कुल मिला के 1028 सूक्त पाए गए। अभी एक बात और होती है इसकी विशेषता क्या, कि इस 10 मंडल में दूसरा से लेके 7वां मंडल को पहले निर्माण किया। इसका निर्माण पहले हुआ था। 1 से 10 तक का जो मंडल था, उसमें दूसरा मंडल से लेके 7वां मंडल का जो संकलन हुआ था वो पहले हुआ था, और पहला मंडल एवं 10वां मंडल का जो संकलन हुआ बाद में हुआ था। तो ऋग्वेद में सबसे पहले दूसरा से 7वां मंडल का संकलन हुआ, और उसके बाद पहला और 10वां मंडल का संकलन हुआ। तो 10वां और पहला और 10वां मंडल जो था वह बाद में संकलित हुआ है ऋग्वेद में। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। अब कुछ मंडल की विशेषताएं ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे क्वेश्चन आता है। उसमें से 4 मंडल हैं, तीसरा मंडल, 7वां मंडल, 9वां मंडल और 10वां मंडल। तो इन चारों मंडल से कुछ एक टर्म्स क्वेश्चंस के आ जाते हैं। अभी देखते हैं तीसरे मंडल की क्या विशेषता है मुख्य रूप से। तो तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। ऐसे गायत्री मंडल भी कहा जाता है, और गायत्री मंत्र का जो निर्माण किए थे वो विश्वामित्र के द्वारा हुआ था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि गायत्री मंत्र किस मंडल में वर्णित है। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, जिनका निर्माण विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। तो इसी मंडल को गायत्री मंडल के नाम से भी जाना जाता है, तीसरे मंडल को। अभी हम देखते हैं इसके 7वें मंडल के बारे में। तो अगर ऋग्वेद के 7वें मंडल को देखा जाए तो इस मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन किया गया है। पुरुषनी नदी के किनारे सुदास नाम के एक राजा थे, सुदास नाम के राजा, जिन्होंने अकेले 10 राजाओं से युद्ध किया था पुरुषनी नदी के किनारे। इसी युद्ध का वर्णन 7वें मंडल में संकलित है। तो यह मंडल इसी कारण से 10 राज्य युद्ध के कारण से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अभी हम 9वें मंडल की बात करते हैं। तो 9वें मंडल में सोम देवता के बारे में दिया गया। सोम देवता वनस्पति के देवता, जंगलों के देवता कहलाते हैं। तो इनके बारे में जो वर्णन किया गया था वह 9वें मंडल में है। जबकि 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया। वर्ण व्यवस्था का मतलब है, इसी मंडल से हम लोगों को यह पता चलता है कि वैदिक काल से ही हम लोग वर्णों में विभाजित हो गए हैं। क्षत्रिय, वैश्य, इस प्रकार से अलग अलग वर्णों में हम लोग विभाजित हो गए हैं, जिसका मुख्य वर्णन 10वें मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल में दिया गया है। यहाँ से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो ये 4 मंडल अति महत्वपूर्ण मंडल हैं, जहाँ से क्वेश्चन आता है। स्पेशली तीसरा मंडल जो गायत्री मंडल के नाम से जाना जाता है। अब ये तो था ऋग्वेद के बारे में। दूसरा वेद आपका होता है सामवेद। तो सामवेद कोई अलग प्रकार का वेद नहीं था। ऋग्वेद में जो 1028 मंत्र थे, उस मंत्रों में से ऐसे मंत्र जिनको गाया जा सकता है, उसी मंत्र का संकलन हम लोग सामवेद में देखते हैं। तो ऋग्वेद में जिस मंत्रों को गाया जा सकता था, उस मंत्र को सामवेद में संकलित कर दिया गया है, जिससे इसको संगीत का वेद भी कहा जाता है। तो सबसे पहले संगीत के 7 सुरों का जो वर्णन मिला है वह सामवेद से ही प्राप्त हुआ। इसे संगीत का वेद भी कहा जाता है। मुख्य रूप से यहाँ से क्वेश्चन आता है कि संगीत के वेद के नाम से कौन सा वेद जाना जाता है, तो वो है सामवेद। अब एक अगला वेद है आपका यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में मुख्य रूप से यज्ञ की विधियों का वर्णन पता चलता है।
यज्ञ की जितनी भी अलग अलग विधियां हुआ करती थी, यज्ञ किस प्रकार से होता है, क्या नियम है, उसमें क्या क्या सामग्री इस्तेमाल किया जाएगा, इन सब चीज़ों का वर्णन जो है वह यजुर्वेद से मिलता है। इसका एक और विशेषता, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह चारों वेद में से एकमात्र ऐसा वेद है यजुर्वेद जिसको 2 भागों में वर्णित किया गया है। एक भाग गद्य है और एक भाग पद्य है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा वेद है जिसको 2 भाग, जो गद्य और पद्य दोनों में वर्णित किया गया हो, तो ये था यजुर्वेद। अब अगला वेद है आपका अर्थववेद। अर्थववेद के बारे में, इसमें मुख्य रूप से अर्थववेद जाना जाता है जादू टोना के बारे में। काला जादू टोना किसी के ऊपर किया जाए उसके बारे में किस प्रकार से पढ़ा जाए, जादू टोना, वशीकरण, मृत्यु, विवाह इत्यादि, इन सब के बारे में अर्थववेद में बताया गया है। अर्थववेद को अलग नाम से भी जाना जाता है, जिसमें इसे ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद भी कहते हैं। श्रेष्ठ वेद, अब पूछा जाएगा यहाँ से पॉइंट कि श्रेष्ठ वेद के नाम से कौन सा वेद जाना जाता है, तो ये अर्थववेद है। या फिर जादू टोना या वशीकरण के बारे में किस वेदों में चर्चा किया गया है, तो ये अर्थववेद है। इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अभी ये सबसे बाद का मतलब सबसे अंत में इसी वेद का निर्माण हुआ था। जिस प्रकार से सबसे पहले ऋग्वेद का निर्माण हुआ, सबसे पुराना वेद ये है ऋग्वेद, तो सबसे नया वेद अर्थववेद सबसे अंत में इसका निर्माण हुआ था। अभी तो ये तो वेदों का संकलन था, वेदों की कुछ विशेषताएं थी। इन विशेषताओं को आगे चलकर अगले वीडियो में बहुत ज़्यादा मात्रा में पढ़ेंगे। अभी छोटे तरीके से हम लोग इसका वर्णन देख लेते हैं। तो हुआ क्या, जिस प्रकार से 4 वेद हुआ था, उसी प्रकार से वेदों के साथ साथ इसके उपनिषद का निर्माण हुआ था, वेदांग का निर्माण हुआ था। जैसे कि उपनिषद हम लोगों के पास भारत में उपनिषद की संख्या 108 है। वेद के साथ वेदांग की संख्या 6 है, 6 वेदांग होते हैं। कुल मिला के 18 पुराण था, जिसमें मत्स्य पुराण सबसे ज़्यादा सबसे पुराना जो पुराण है वो मत्स्य पुराण के नाम से जाना जाता है। तो उन सब के बारे में भी हम लोग अलग अलग वीडियोस में पढ़ेंगे। तो अलग अलग चर्चाएं भी हैं। अभी वेदों के बारे में देखते हैं कि वेद जो थे, वेद के पढ़ने वालों को अलग नाम से और इसका उपवेद अलग नाम से जाना जाता है। कभी कभार क्वेश्चन में एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या, या ऋग्वेद के गाने वालों को किस नाम से जाना जाता है। तभी एक चार्ट दिया गया है जिसमें इधर वेदों का संकलन है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थववेद। और यहाँ इसके गाने वाले, तो ऋग्वेद के गाने वाले को होत्री कहते हैं, सामवेद के गाने वाले को उद्गाता, जबकि यजुर्वेद अर्थव्यु और अर्थववेद को ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। तो ये वेद हैं, वेदों का नाम है और इनके गाने वाले का ये नाम है। इसी प्रकार से इस वेद का जो उपवेद था उसको यहाँ पे वर्णित किया गया है। तो ऋग्वेद का जो उपवेद कहलाता है वह आयुर्वेद है, सामवेद का जो उपवेद है वह गंधर्व वेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद और अर्थववेद का शिल्प वेद होता है। तो ये वेद, उसके गाने वाले और उसके उपवेद हैं। इसी प्रकार से हम लोग आगे और भी पढ़ेंगे, पुराण के बारे में, उपनिषद के बारे में, वेदांग के बारे में, इन सारे चीज़ों के बारे में भी पढ़ना है। तो एक छोटा सा लिस्ट था, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था वैदिक सभ्यता का, जो इस प्रकार से आप फेयर कर सकते हैं इसको लिख के। और इतने पॉइंट से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अब इसके बारे में और भी विशेष रूप से हम लोग विस्तार रूप से फिर आगे पढ़ेंगे। तो आज इसके बारे में देखना है। ये देखिए, वैदिक सभ्यता मुख्य रूप से हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे इसी सभ्यता को लेके। ठीक है, बाय।